हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि याया तसो लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था दामोदर रिवर को लेकर के। तो दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में जो पालामू हिल्स है वहां से इसका ओरिजिन होता है। दामोदर रिवर हमारे इंडिया में दो स्टेट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हुई लास्ट में हुगली रिवर में अपने आप को मर्ज करती है। दामोदर रिवर की इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नेम है बाराकर रिवर। ये जो दामोदर रिवर है इसमें टाइम टू टाइम फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से बंगाल का जो प्लेन रीजन है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं और कोसी रिवर जो है उसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। तो ये दामोदर रिवर से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर अपने आप को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट रखे हुए हैं और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हुए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं कि कुकिंग सेक्टर में जो भी हम एनर्जी का यूज करते हैं उस एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में ट्रांसफर कर सके। तो उन सारे एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट किन के ऊपर फोकस कर रही है उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने अभी हमारा इंडिया जो है उन्होंने इंडिया एनर्जी वीक 2023 6 से 8 फरवरी सेलिब्रेट किया बेंगलुरु में। और अभी आप सभी को पता है कि G20 ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास में है। तो अलग अलग सेक्टर पर फोकस करते हुए इंडिया के अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग रीजन में इस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको इनिशिएट किया जा रहा है या उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो पीएसयू कंपनी है उसका पेटेंटेड सोलर कुकर स्टोव जो है उसको यहाँ पर फॉर्मली उसको लॉन्च किया गया इंडिया एनर्जी वीक में। आप सभी को पता है यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात की गई है कि 2004 में एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में बोला गया था कि इंडियन हाउस होल्ड जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसमें से 80% जो एनर्जी है वो कुकिंग सेक्टर में यूज की जाती है। तो आप सभी को पता है कि कुकिंग सेक्टर में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने लग जाएं तो एक तो इससे क्या होगा, एमिशन कम होगा, साथ ही साथ में जो एलपीजी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी, जिसकी वजह से जो भी हमारे फोसिल फ्यूल्स के जो प्राइजेस हाइक हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से या और भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और हमारे इंडिया की डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने लग गए तो हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सोलर कुकर स्टोव जो है, सोलर कुकर स्टोव मतलब सोलर एनर्जी का यूज करते हुए जो स्टोव है उसको चलाया जाएगा और उससे जो खाना पकाने का जो प्रोसीजर है वो रखा जाएगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट फोकस किया कि जल्दी जो है ये जो सोलर कुकर स्टोव है इसको मैक्सिमम पॉपुलेशन तक इसको बढ़ाया जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो करोड़ों की संख्या में जो हमारे हाउस होल्ड है उन तक इनकी अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी, ताकि एलपीजी के ऊपर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी। और बजट सेशन में जो हमने सब्सिडी देने का कम ऐलान किया है उसको भी हम एक तरीके से क्या कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। कि मतलब ये हमारा बेसिक रीजन था कि हम सोलर एनर्जी से चलने वाला जो भी गैस स्टोव है उसको हम यूज करेंगे, इसीलिए जो है वो हम सब्सिडी कम प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर देखो
इसमें बेसिक जो पॉइंट है वो तो हमने देख ही लिया कि इससे एमिशन कम होगा, डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। इंडिया जो है, जो सेल्फ रिलायंट हमने ऑब्जेक्टिव हमारा रखा है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि इससे पहले भी इसी तरीके के अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1950s के टाइम में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है, उन्होंने हमारे इंडिया में एक कुकर जो है, मतलब सोलर से चलने वाला कुकर जो है, वो हमने स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में जो है वो लंबे टाइम तक इसका यूज नहीं किया जा सका। रूरल एरियाज में इसका जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिला, क्योंकि इसका बेसिक रीजन ये था कि इसका जो प्रोसीजर था, कुकिंग का जो प्रोसीजर था, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने, हाउस होल्ड जो हैं, उन्होंने इसका कम से कम यूज़ किया। उसके बाद में 1953 में जो है वो हम लेकर के आए स्मोकलेस किचन फॉर द मिलियन। मतलब हमने एक ऐसा चूल्हा डेवलप किया, स्मोकलेस चूल्हा, कि जो भी धुआं निकलता है, जो भी स्मोकिंग होता है, वो कम से कम देखने को मिले। लेकिन इसका भी जो यूज़ है वो काफ़ी कम देखने को मिला। इसकी जो अवेलेबिलिटी है या फिर इसका जो एक होना चाहिए, जो एक तरीके से आप डिस्कस करो कि रूरल एरियाज तक जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम देखने को मिली। इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उसमें बहुत सारी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से रूरल वीमेन जो है वो इसका यूज नहीं कर पाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1980s में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पहले जो चूल्हा डेवलप किया था उसका इम्प्रूव्ड लेवल पर उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, नेशनल एनर्जी पॉलिसी के बेसिस पर। 23 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरी जो हैं, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश भी किया विमेन की हेल्थ और फाइनेंसेस के बेसिस पर, कि फ्यूल का कम से कम यूज़ होगा तो एमिशन कम होगा, विमेन की हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और इसके बेसिस पर इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। और लेकिन जो इसका एक रिजल्ट है, देखो, ये जो 1980s के टाइम में जो हम इम्प्रूव्ड चूल्हा जो लेकर के आए, उसमें 50% तक जो है वो सब्सिडी दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से हम जानते हैं, तो चूल्हा हैज़ बीन अडोप्टेड इन ओवर 32 मिलियन होम्स आउट ऑफ ए पोटेंशियल 120 मिलियंस बाई 2001 तक 32 मिलियन होम जो हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसके लेवल में जो है इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम लोगों तक पहुंच पाई थी। लेकिन अगले ही साल जो है ये प्रोग्राम जो है, जो इम्प्रूव्ड चूल्हा जो एस्टेब्लिश किया जा रहा था, इसको फोल्ड अप कर दिया गया। और इसके बेसिक रीजन, इसके फेलियर की अगर हम बात करें तो स्टोव का जो कंस्ट्रक्शन जो था, हाई मेंटेनेंस आता था उसके कॉस्ट में। मतलब इसको रिवाइवल स्टेज में रखने के लिए आपको मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। साथ ही साथ में ब्यूरोक्रेटिक करप्शन इसमें देखने को मिला। स्टेट गवर्नमेंट हैड लिटिल ऑटोनॉमी अपार्ट फ्रॉम मीटिंग प्री सेट टारगेट वाइल वर्कर्स चार्ज्ड विद इंस्टॉलेशन वर अंडरपेड। मतलब जिन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया कि आप जा करके ये जो चूल्हा है उसको एस्टेब्लिश करोगे, उन लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया, करप्शन ज़्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो स्कीम है उसको फोल्ड कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर फिर बताया गया कि उसके बाद में जो है, अगर हम बात करें तो 2009 के टाइम में यूपीए जब गवर्नमेंट थी, तो नेशनल बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव जो है लाया गया, जिसको 2014 तक उन्नत चूल्हा अभियान के नाम से, विच हैज़ कंटिन्यू टू टोटल ऑन एज द उन्नत चूल्हा अभियान फ्रॉम 2014 से फिर इस स्कीम को उन्नत चूल्हा अभियान के नाम से स्टार्ट किया गया। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, ये जो हम आईओसी जो कंपनी है, पीएसयू कंपनी, और जो अपना पेटेंट सोलर कुक स्टोव जो लेकर के आई है, इस तरीके का प्रोसीजर हमने पहले भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पर राइटर ने जो अभी हमने ये सारे जो डाटा डिस्कस किए कि हमारे इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन में 80% एनर्जी जो है वो हम यूज़ करते हैं कुकिंग सेक्टर में। तो अगर हम इस तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और हम
अगर हम बात करें जैसे कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है, जो हमने सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करने की जो हमने कोशिश की, और उसमें एक बेसिक लूप होल अगर हम डिस्कस करें तो उसका बेसिक रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने पहले इनिशिएट करके एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किए, लेकिन उनको रिफिल करवाने का जो मेन प्रोसीजर या मेन इशू जो शो हो रहा था, जिसकी वजह से जो हम सोच रहे थे कि फोसिल फ्यूल को एलिमिनेट करके हम चले जाएंगे किसकी तरफ, एलपीजी की तरफ, वो हम नहीं जा पाए। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो हम ये नए इनिशिएटिव ला रहे हैं कि लोगों का जो खर्चा है वो भी कम हो और सोलर एनर्जी से जो है वो खाना आसानी से बन सके। ओके, तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि पहले हमारे यहाँ पर जो जो कमी रही है, जैसे कि अभी हमने अलग अलग जो स्कीम देखी उनमें जो जो कमी रही है, उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंक्लूजन था। ओके, और गवर्नमेंट का ज़्यादा इंक्लूजन होने की वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें काफ़ी इशू देखने को मिले। तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन होना चाहिए, ताकि अच्छे से एस्टेब्लिश हो सके पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर जा कर के, और जो भी हम ट्रांजिशन करने की सोच रहे हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जा सके। तो राइटर ने यहाँ पर जो भी हमारी अब तक कमी रही है उन सभी को हमें यहाँ पर बताया है, और साथ ही उन सभी कमियों से हमें सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद पे इस बात पर भी उन्होंने फोकस किया है कि पहले भी हम ऐसा काम कर चुके हैं, लेकिन उन सारी कमियों के ऊपर अगर हमने फोकस नहीं किया तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो भी सेम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर। तो ये अभी जो एडिटोरियल पर जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इसमें क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या किया है, तो इन सारे इनिशिएटिव का नाम आप ध्यान रख सकते हो कि कौन से टाइम पर कौन सा स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई, और पीआईएल में ये बोला गया कि जो मेंस्ट्रुअल विमेन को जो मंथली जो प्रॉब्लम होती है, मंथली जो इशू देखने को मिलता है, उस टाइम क्या किया जाए कि उनको जो है, अगर वो जॉब करती हैं तो उनको लीव प्रोवाइड की जाए, मतलब पेड उनको पेमेंट भी मिले, और उनको जो है विदाउट एनी कोई ऐसा प्रोसीजर ना देखने को मिले, और वो बिना किसी मेडिकल लीव के या इस तरीके से जो है वो लीव पर जा सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की जो पीआईएल जो है उसको रिफ्यूज कर दिया है। अब देखो, ये मेंस्ट्रुअल लीव होती क्या है कि आप सभी को पता है कि जो विमेन होती है उसमें एक एज के बाद में मंथली साइकिल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हेल्थ जो है वो काफ़ी इफेक्ट होती है। और यहाँ पर देखो, डाटा भी बता रखे हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग सर्वे करवाए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि विमेन की हेल्थ जो है वो हर मंथ जो है 2 to 3 डेज जो है वो हर विमेन की लाइफ जो है इससे इफेक्ट होती है। उनका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो इफेक्ट होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इससे इफेक्ट होती है, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो भी इससे इफेक्ट होता है। तो इसी के लिए डिमांड की जा रही थी कि विमेन को ये जो है ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाना चाहिए कि जब उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी लो होती है तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट जो है वो भी उनको सपोर्ट करे, और वो इस टाइम जो है वो विदाउट पे जो है, मतलब विद पे जो है वो लीव पर जा सके। लेकिन इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं इक्वलिटी की। अगर विमेन को इस तरीके की मेंस्ट्रुअल लीव दी गई तो ऐसा मानना है कि इसकी वजह से जो इक्वलिटी है, मैन और विमेन में जो इक्वलिटी की बात की जाती है वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमेशा ये माना जाएगा कि उनको जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। इसके खिलाफ में ये आर्ग्यूमेंट हमेशा जो है वो देखने को मिलता है। देखो, ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें या इंडिया में भी अगर हम बात करें, तो अगर हम डिस्कस करें तो 16 फेब को स्पेन जो है वो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है जिन्होंने पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो वर्कर्स को देने की घोषणा कर दी है। ओके, अब वहाँ की जो वर्कर्स हैं उनको राइट है कि वो 1 महीने में 3 दिन की 3 डेज के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पर जा सकती हैं, और इसको 5 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एशिया में जापान जो है उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो अपने लेबर लॉज में 1947 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन इसके बाद में भी अगर हम डिस्कस करें, देखो ये मेंस्ट्रुअल लीव वाला जो या लेबर लॉज वाला जो प्रोसीजर है वो 1920s के बाद में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और अंडर आर्टिकल 68
एम्प्लॉय कैन नॉट आस्क वीमेन who experience difficult periods to work during that time। इंडोनेशिया जो है उन्होंने भी 1948 में पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। 2003 में उन्होंने इसको अमेंड किया, विच स्टेट्स दैट वर्कर्स एक्सपीरियंसिंग मेंस्ट्रुअल पेन आर नॉट ओब्लिग टू वर्क ऑन द फर्स्ट 2 days ऑफ देयर साइकिल। और फिलीपींस जो है वहाँ पर भी वर्कर्स को 2 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव जो है 1 महीने में दिया जाता है। अफ्रीकन नेशन में जाम्बिया जो है वहाँ पर मंथ में 1 दिन की छुट्टी जो है, जिसमें विमेन को कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है। और इस दिन जाम्बिया में उस दिन को जो है वो मदर्स डे के नाम से बोला जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बिहार और केरला 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव जो है विमेन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। बिहार गवर्नमेंट जिस टाइम लालू प्रसाद यादव जो है वहाँ के सीएम थे, उन्होंने 1992 में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था और एम्प्लॉय को 2 days पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है एवरी मंथ में अलाउ की थी। उस टाइम पहले केरला के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने भी अनाउंस किया है कि स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विल नाउ ग्रांट मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव फॉर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज दैट फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट। और कांग्रेस के जो एमपी है केरला से, उन्होंने भी हिबी एडन उन्होंने अनाउंस किया कि जल्दी जो है वो लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे इसके लिए कि मेंस्ट्रुअल जो लीव है वो दी जाना चाहिए वीमेन को, ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा से उसको कम बैक कर सकें और दोबारा से अच्छे से काम कर सकें। ओके, तो प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ पर वर्ड आया है, आप सभी को पता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है और वो मिनिस्टर नहीं है तो उस बिल को जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। ओके, देखो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस तो काफ़ी होते हैं, लेकिन उसकी जो पासिंग रेट है, मतलब एज ए बिल जो है वो एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो पाए, ये काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हीट वेव्स को लेकर के है। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो अभी 21 फेब को क्या देखने को मिला। IMD जो है उन्होंने ये देखा कि हमारा जो नेशनल कैपिटल वाला रीजन है वहाँ पर अगर हम लास्ट 5 डेकेड से कंपैरिजन करें तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो हीट वेव्स है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हीट वेव्स क्या होती हैं, एक लंबे टाइम के लिए अगर टेम्परेचर जो है जो एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है उससे ज़्यादा 4 से 5-6 डिग्री तक टेम्परेचर अगर ज़्यादा एक लंबे टाइम तक टेम्परेचर देखने को मिले तो उसको बोलते हैं हीट वेव्स। अब हीट वेव्स जो है इससे इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। बेसिक रीजन ये है कि स्प्रिंग सीजन जो होता है उसमें जो विंड का जो फ्लो देखने को मिलता है वो वेस्टर्न रीजन से देखने को मिलता है और वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओके, वैसे इंडिया के आसपास वाले रीजन में अगर हम बात करें तो वाटर रीजन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन है, ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, सदर्न पार्ट पर इंडियन ओशन है, तो उससे फ्लो करती है जब विंड, तो उसका क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए और इंडिया की जो लैंड एरिया है वो काफ़ी कम इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि IPCC की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें हमने ये देखा था कि इंडिया के आसपास का जो वाटर रीजन है वो टाइम के साथ में, मतलब कंपैरिजन करें अदर वाटर बॉडीज से तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। मतलब यहाँ के वाटर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है और इसी का बेसिक रीजन है कि काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन जो है वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने लग गए हैं। तो इसकी वजह से ये IPCC की रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज और स्कैंटी रेन और एमिशन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ में रेनफॉल कम हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट रीजन जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, इन सब का इफेक्ट जो है वो हीट वेव्स की रूप में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2-3 ईयर्स से अगर हम डिस्कस करें तो लानीना प्रोसीजर देखने को मिल रहा है। इस बार जो है वो अल्निनो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अल्निनो इफेक्ट जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो हॉट करंट जो देखने को मिलती थी उसकी जगह जो कोल्ड करंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रेनी सीजन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इंडिया में। तो इसकी वजह से भी हीट वेव्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट
हो सकती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो हीट वेव्स को कंट्रोल करने का बेसिक चीज़ ये है कि जो भी ओपन एरिया में जो भी वर्किंग प्रोसीजर होता है उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो अलग डिसाइड किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर अलार्मिंग प्रोसीजर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो इशू हैं उस टाइप को, उस समय को जो है और उन इश्यूज को जो है हम अच्छे से टैकल कर सकें। ओके, तो हीट वेव्स जो है ये आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हीट वेव्स जो टर्म है वो, साथ ही साथ में जीएस पेपर 1 जो है उसमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जीएस पेपर 3 जो है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोसीजर से जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछ लिया कि भाई 2013 में हमने मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है उसको हमने बैन कर दिया था। ओके, एक यहाँ देखिए, यहाँ मैनुअल स्क्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो रिहेबिलिटेशन की हमने बात की थी कि जो भी पर्सन इस वर्क में लगे हुए थे उनका रिहेबिलिटेशन आपको करना है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि किस तरीके से आपने रिहेबिलिटेशन किया है, और जो बैन कर दिया गया था, क्योंकि अभी भी देखने को मिलता है कि ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है इसमें लोग जो हैं वो लगे हुए हैं इस एक्टिविटी में, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ भी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, यहाँ देखिए, देखो मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होता है। मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है उसमें ह्यूमन एक्सट्रैक्टर जो होता है, जैसे कि पब्लिक स्ट्रीट से ड्राई लेट्रिन, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर, सीवर जो होती है, इन सबको रिमूव करना जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग। और 2013 में इंडिया में इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था। और देखो अगर हम बात करें तो टाइम टू टाइम लोकसभा में इसको लेकर के डाटा रखे जाते हैं कि अभी भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे लोगों की इस एक्टिविटी की वजह से डेथ भी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने देखो टाइम टू टाइम बहुत सारी अपनी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें 2020 में 19 नवंबर को जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। और इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मेन टारगेट ये था कि सभी स्टेट में, हमारे इंडिया में सभी स्टेट में जो भी सीवर क्लीनिंग जो प्रोसीजर में जो लोग लगे हुए हैं उस प्रोसीजर में पर्सन को हटा करके मैकेनाइज्ड सिस्टम जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा सके। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्वच्छता अभियान ऐप जो है वो भी लॉन्च किया है, और इसमें मेन फोकस इस बात के ऊपर है कि इन सैनिटरी लेटरिन जो है उनके डाटा को हम जियो टैगिंग करें और आइडेंटिटी करें कि इन सैनिटरी लेटरिन्स जो है उनको मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो प्रोसीजर, मतलब जो भी हमारी गंदगी को साफ करने में अभी भी लोग लगे हुए हैं वहाँ पर हम उस बात के ऊपर फोकस करें, उन लोगों को हटाएं और मैकेनाइज्ड जो प्रोसीजर है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। लास्ट ईयर जो है वो गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च की जिसके बारे में आपको पता भी होगा, नमस्ते स्कीम। हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। नमस्ते स्कीम मीन्स, इसका मतलब है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया। और इसका मेन काम ये है कि
जो भी सेप्टिक टैंक है, जो भी सीवर लाइन है, उनको क्लीनिंग करने में जो अनसेफ प्रैक्टिस अभी भी फॉलो की जाती है उनको खत्म किया जाए। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि 1993 के बाद में सीवेज वर्क में जिन लोगों की भी डेथ हुई है उन लोगों को 10 लाख रुपए जो है उनकी फैमिली को कंपनसेशन के रूप में गवर्नमेंट दे। तो ये कुछ ऐसी प्रोसीजर है जिसमें जुडिशरी ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो प्रोसीजर है उसको खत्म किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मन की बात की और मन की बात में उन्होंने देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर फोकस किया। डिजिटलाइजेशन के ऊपर इंडिया जिस तरीके से फोकस कर रहा है उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ई संजीवनी मतलब टेली कंसल्टेशन जो प्रोसीजर है, मेडिकल लाइन में डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं दूर बैठ कर के भी, और डिजिटलाइजेशन का ही ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि ई संजीवनी जैसा प्रोसीजर जिसके काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि 10 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो टेली कंसल्टेशन के थ्रू या इस ऐप के थ्रू जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है या काफ़ी अच्छा उनको बेनिफिट जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोलकाता में जो ट्रैम चलते हैं उनको 150 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका सेलिब्रेशन यहाँ पर किया गया। एशिया में जो है वो कोलकाता एकमात्र ऐसा सिटी है जहाँ पर ट्रैम नेटवर्क जो है वो फुल्ली फंक्शनल तरीके से काम करता है। और कोलकाता में फर्स्ट ट्रैम सर्विस जो है वो 24 फेब 1873 को स्टार्ट हुआ था और तब इस ट्रैम को हॉर्स ड्रोन कैरियज के रूप में स्टार्ट किया गया था। मतलब शुरुआत में इंजन जो नहीं था, घोड़े जो हैं उनसे इन ट्रैम को खींचा गया था और 1873 में ये स्टार्ट हुआ था। तो 150 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो ट्रैम प्रोसीजर है और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एशिया में सिर्फ कोलकाता ही एकमात्र ऐसा सिटी है जहाँ पर ट्रैम नेटवर्क जो है वो फंक्शनल स्टेज में है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर हम उस पर डिस्कस करें, देखो उसमें जो T20 विमेन वर्ल्ड कप जो है उसका रिजल्ट आ गया और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 6 टाइम जो है वो T20 विमेन वर्ल्ड कप का जो टाइटल है उसको जीत लिया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। और हमारा इंडिया जो है वो इंडिया की जो टीम है विमेन की सॉरी वो सेमीफाइनल तक गए थे और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा जो मुकाबला है वो हुआ था, उसमें इंडिया को जो है उसको हार मिली थी। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।